Now we will move to the transition flow and turbulent flow. Turbulent flow और transition flow पे हम move करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या है ट्रांजिशन फ्लो और क्या नहीं है, बात की बात है, ठीक है। सबसे पहले कुछ यहाँ पे समझते हैं। कल लैमिनार फ्लो मैंने समझाया था, लैमिनार फ्लो के बारे में समझाया था। इसी बेसिस पे थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा, तब थोड़ा टर्बुलेंट फ्लो समझ में आएगा। लैमिनार फ्लो बताया था कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ फ्लो, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ फ्लो, मतलब इसमें रैंडमनेस बिल्कुल नहीं, देयर विल बी नो एनी रैंडमनेस। मैंने कल बताया भी था कि जो पार्टिकल जनरली एक लेयर में मूव करते हैं वो एक ही लेयर में मूव करते हैं। इन पार्टिकल्स का डिफ्यूजन नहीं होता है वन लेयर टू अनदर लेयर इस तरीके से आपका, ठीक है। इसलिए बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ फ्लो है। तो व्हाट हैपन विद द टर्बुलेंट फ्लो? टर्बुलेंट फ्लो के साथ क्या होता है? और टर्बुलेंट फ्लो, सबसे पहली चीज तो ध्यान रखिए, टर्बुलेंट फ्लो कंप्लीटली, ठीक है ना, डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ फ्लो, डिसऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ फ्लो। पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा, डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ फ्लो है तो ऑब्वियस, यानी कि ट्रांजिशन कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड के बीच का रीजन होगा, सीधी सी बात है। यानी कि लैमिनार और टर्बुलेंट के बीच का रीजन है तो ऑर्गेनाइज्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड के बीच में, इसमें ना ही आपका ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीटली होगा ना ही कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड होगा। तो डिसऑर्गेनाइज्ड कंप्लीटली डोमिनेटेड नहीं होता है, इसलिए इसे ट्रांजिशन रीजन मानते हैं। बट रीजन देखेंगे कि आखिर क्या हो रहा है कि कंप्लीटली ऑर्डर्ड, कंप्लीटली ऑर्गेनाइज से कंप्लीटली डिसऑर्डर्ड हो जा रहा है, कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड हो जा रहा है। ये फिनोमेना हम समझने की कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। हालांकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है टू अंडरस्टैंड कि किस बेसिस पे, किस उस पे आपका कब आपका फ्लो लैमिनार से टर्बुलेंट हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, ठीक है। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन उसमें से एक पैरामीटर जरूर मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना, उसमें से एक पैरामीटर मैं जरूर डिस्कस करूंगा। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कब ऑर्गेनाइज से डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, बट मैंने कहा कि कुछ बेसिक पैरामीटर हैं उस पर मैं डील करूंगा कि आपका क्या हो रहा है, व्हाट हैपन। तो इट मे बी कि थोड़ा एक विजुअलाइजेशन आप लोगों का बन सकता है, ठीक है। कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड फ्लो, ये ऑर्गेनाइज्ड फ्लो क्यों है, ठीक है, मैंने बताया क्योंकि इसमें विस्कस इफेक्ट क्या होता है, viscous effect due to high viscous fluid, due to high, कल मैंने बताया था fluid, due to high viscous fluid, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हाई विस्कस फ्लूइड है। और भी एक और चीज बताऊंगा बाद में, अभी वहां पर डिस्कशन नहीं करूंगा। रेनॉल्ड्स नंबर, जनरली आप सब लोग जानते हो कि रेनॉल्ड्स नंबर यही आपका क्या प्रिडिक्ट करता है, द टाइप्स ऑफ फ्लो प्रिडिक्ट करता है, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ फ्लो प्रिडिक्ट करता है आपका रेनॉल्ड्स नंबर। लेकिन यहाँ पे डिस्कशन नहीं करूंगा, अब यहाँ पे एक जनरल बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूं मैं। विस्कस इफेक्ट ड्यू टू हाई विस्कस फ्लूइड एट लो वेलोसिटी, due to high viscous fluid at low velocity, यानी कि शियर स्ट्रेस का वैल्यू जनरली क्या होना चाहिए, क्योंकि म्यू का वैल्यू बहुत ज्यादा है, ध्यान से सुनते जाइएगा, क्योंकि म्यू का वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब म्यू दो चीजों, टॉप दो चीजों पे डिपेंड करेगा, एक तो म्यू पे आपका डिपेंड करेगा ही, साथ ही डी यू बाई डी वाई पे भी डिपेंड करता है, तो इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। आप देख ही रहो एक्सप्रेशन म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई, यू कैन इजिली रियलाइज। तो दो चीजों पे डिपेंड करता है, शियर स्ट्रेस आपका हाई होगा जब आपका म्यू हाई होगा एज वेल एज डी यू बाई डी वाई, ठीक है ना। तो दो चीजों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमने देखा व्हाट हैपन एक्चुअली कि, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा लैमिनार फ्लो में आपका जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है शियर स्ट्रेस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब समझिएगा कहीं ना कहीं ये फ्रिक्शनल इफेक्ट जो है, विस्कस इफेक्ट है, ठीक है ना, इट्सेल्फ विस्कस इफेक्ट
itself viscous effect is reason, ये कहीं ना कहीं क्या है, रीजन है ऑर्गेनाइज फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो किस में रहे, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ फ्लो में रहे। डोंट वरी, सब कुछ समझेंगे, पहले जो बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि ठीक है समझना हमारे लिए इजी होगा। ठीक है, कल मैंने लैमिनार फ्लो बताया था, कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड कब बताया था, जब हाई विस्कस फ्लूइड एट लो वेलोसिटी हो। तो जनरली टॉ क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। शियर स्ट्रेस हमारा दो चीजों पे डिपेंड करता है, म्यू एज वेल एज du by dy, तो दोनों क्या होने चाहिए, जनरली हाई होने चाहिए। ठीक है ना, लो वेलोसिटी है दैट्स नॉट द मैटर, लेकिन दो लेयर्स के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, दैट शुड बी हाई। मैंने कहा कि लो वेलोसिटी होना चाहिए, दैट्स नॉट द मैटर। लो वेलोसिटी तो बल्क फ्लूइड की बात कर रहा है, बल्क मोशन की बात कर रहा है। याद होगा बल्क मोशन मैंने थोड़ा बहुत बताया था, बल्क मीन वेलोसिटी, बल्क मीन वेलोसिटी का मतलब इनका मीन वेलोसिटी, सिंपली इनका मीन वेलोसिटी। ठीक है ना, बल्क मीन वेलोसिटी के बारे में शुरू में ही थर्मल कन्वेक्शन में मैंने बताया था, याद होगा आप लोगों को। लो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि बल्क वेलोसिटी की बात कर रहा, बट दो लेयर के बीच का आपका डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, du by dy शुड बी लार्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हालांकि एक चीज और बता दूं मैं कि ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपका एक विस्कोसिटी आपने सुना होगा, एक विस्कोसिटी सुना होगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग पैरामीटर है। हालांकि जनरली हम इसे काइनेमेटिक विस्कोसिटी कह देते हैं, ये कहते हैं जनरली कि इन द फ्लूइड मैकेनिक्स म्यू बाई रो frequently appeared, that's why for our sake of convenience that one is called as the kinematic viscosity, but अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग पैरामीटर है, इसको विस्कस डिफ्यूजन भी कहते हैं, that one is also called as the momentum diffusivity। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे इतना डील करने वाला अभी नहीं हूँ। ठीक है, समय विल सी, समय मिलेगा तो देख लेंगे आगे। ठीक है, du by dy, मैंने कहा कि बल्क मीन वेलोसिटी तो क्या होगा आपका लो, बट दो लेयर्स के बीच का डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं डिफरेंस ज्यादा होता है किसके बेसिस पे, आपके विस्कस डिफ्यूजन के कारण ही, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी के कारण ही। ठीक है ना, काइनेमेटिक विस्कोसिटी के कारण ही होता है। चलिए आइए देखते हैं आगे। नाउ विल सी मूव ऑनवर्ड्स, आगे देखेंगे। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा, एक पॉइंट नोट किया हमने कि कहीं ना कहीं ये जो विस्कस इफेक्ट है, विस्कस इफेक्ट, हाई विस्कस इफेक्ट, यही कहीं ना कहीं फ्लो को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखने का रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना, कहीं ना कहीं विस्कस इफेक्ट इटसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द फ्लो इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ठीक है ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। अब इस चीज को समझते हैं, समझ जाएंगे। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले कि कहीं ना कहीं फ्लो को कंट्रोल अगर कोई चीज करे, नॉट ओनली फ्लो को, प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर कोई चीज अगर कंट्रोल ना हो, ठीक है ना, एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइज नाम ही है, ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल, अपर हायर अथॉरिटी की का कंट्रोल ना हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा है। तो एक दो एग्जांपल सिंपली देखते हैं, एक दो सिंपल एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है कि मिलिट्री मूवमेंट। मिलिट्री मूवमेंट की बात करते हैं तो जनरली क्या होता है कि जब मिलिट्री मूवमेंट होता है तो ट्रेनिंग के ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एक्चुअली, वैसा भी जनरली रोड पे ऐसे थोड़ी ना मिलिट्री मूव करते हैं, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग वगैरह, या फिर जब आपका वॉर वगैरह का टाइम होता है तो उस समय आप देखते होंगे कि मिलिट्री विल बी कंप्लीटली इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, कंप्लीटली इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर होता है। उनका फुट स्टेप जो होता है, एक बार सबका राइट होगा तो सबका राइट होगा, एक बार सबका लेफ्ट होगा तो सबका लेफ्ट होगा, इतने ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ठीक है, आखिर ये ऑर्गेनाइज्ड क्यों होते हैं? बिकॉज देयर विल बी द कंट्रोल ऑफ हायर अथॉरिटी। आप भी जानते होंगे कि अगर कंट्रोल नहीं होगा और डिसिप्लिन नहीं मेंटेन होगा तो ये डिसऑर्गेनाइज्ड होगा और किसी मतलब का मिलिट्री नहीं रह जाएगा। ठीक है ना, हायर अथॉरिटी का कंट्रोल होता है। इवन आपको बता दूं कि अगर इससे थोड़ा सा भी, अगर कोई भी मिलिट्री मैन इधर से इधर हुआ, दे विल बी पनिश्ड, लिटरली दे विल बी पनिश्ड। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो कंट्रोल, हायर अथॉरिटी का कंट्रोल होता है, इसलिए दे विल बी कंप्लीटली इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर।
ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है। तो कंट्रोल की बात आती है, कंट्रोल, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वी विल सी द सेकंड एग्जांपल क्राउड, जिसे हम जनरली भीड़ भाड़ कहते हैं, ठीक है ना। क्राउड की बात अगर करूं मैं, क्राउड कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड होता है। क्यों डिसऑर्गेनाइज्ड होता है? कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड होता है। क्यों डिसऑर्गेनाइज्ड होता है? क्योंकि उस क्राउड को कंट्रोल करने वाला कोई है ही नहीं, कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड होता है। यहां पे ईच पर्सन हैविंग द रैंडम, ईच पर्सन हैविंग रैंडम मोशन, इस रैंडम मोशन के कारण, इस रैंडम मोशन के कारण उसके व्हाट, उसके पोजीशन को, उसके नेक्स्ट पोजीशन को हम प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते हैं। कभी इधर जाएगा, कभी इधर जा सकता है, उधर जा सकता है, किधर भी जा सकता है ड्यूरिंग द मूवमेंट, कभी उससे टकराएगा, कभी उससे टकराएगा, कभी उससे टकराएगा। तो ईच पर्सन हैविंग रैंडम मोशन, जिसके कारण कोलिजन बहुत फ्रीक्वेंट होता है, बहुत फ्रीक्वेंट कोलिजन होता है क्राउड में। आप देख सकते हो, अगर एक क्राउड से मूव करना हो आपको, देन यू कैन रियलाइज, आप समझ सकते हो कि कितना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल और मैंने कहा कि देखिए थोड़ा ध्यान से, कि अगर ट्रैफिक लाइट है, सपोज टू बी दो जगह की बात करता हूं मैं, दो जगह की बात करता हूं। एक बात करता हूं मैं दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में जनरली क्या है, दिल्ली में क्राउड बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, आपका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। सेकंड, एक बहुत ही छोटे शहर, स्मॉल टाउन की बात कर ले रहा हूं, ठीक है। अब वो स्मॉल टाउन कोई सा भी हो सकता है, स्मॉल टाउन कोई सा भी हो सकता है। तो मैंने कहा कि दिल्ली में अगर ट्रैफिक लाइट क्या हुआ, एक और एग्जांपल देना है, इसलिए ट्रैफिक लाइट एक दिन के लिए गड़बड़ हो गया, सपोज टू बी, और स्मॉल टाउन में भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना, टेक्निकल फॉल्ट है, हो सकता है। ट्रैफिक लाइट एक दिन के लिए गड़बड़ हो जाए, अगर ट्रैफिक लाइट है, अगर आप कहीं भी किसी बड़े शहर से हो, तो यू कैन इजिली रियलाइज कि एक दिन ट्रैफिक लाइट अगर आपका क्या होता है, एक दिन अगर ट्रैफिक लाइट खराब होता है, तो आप क्या होगा, ईच पर्सन विल बी, कोई सोचेगा इधर से निकल जाऊं, कोई सोचेगा उधर से निकल जाऊं, कोई सोचेगा इधर से निकल जाऊं, कोई सोचेगा, जिसके कारण दे विल बी कंप्लीटली पैक्ड, ठीक है। उस रैंडमनेस के कारण कंप्लीटली पैक्ड होता है, एंड दैट दे विल बी द जैम्ड, ठीक है ना, कंप्लीटली 3-4 आवर्स के लिए, समटाइम्स दिल्ली वगैरह में तो 3-4 आवर्स के लिए वो एरिया ही जैम्ड हो जाता है कंप्लीटली ड्यू टू द, ठीक है, फॉल्ट इन द ट्रैफिक लाइट। तो आप समझ सकते हैं, ठीक है, ये क्यों आखिर, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ कि ट्रैफिक लाइट खत्म हुआ। किसी को तो अब टेंशन है नहीं कि फाइन देना पड़ेगा, कोई इधर से निकल रहा है, कोई उधर से निकल रहा है, ईच पर्सन विल गो रैंडम, ठीक है ना, सब कोई रैंडम हो जाते हैं, जिसके कारण अगेन क्या होता है आपका, दे आर अगेन दे विल बी जैम्ड, कंप्लीटली पैक्ड, ठीक है ना। तो रैंडमनेस के कारण ये हुआ, कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल नहीं होने के कारण डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ फ्लो हो गया। स्मॉल टाउन की बात करें, वहां भी ट्रैफिक लाइट होता है, वहां पे भी ऑब्वियस रैंडमनेस आएगा, जैमिंग होगा, बट कुछ देर के लिए होगा, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे के लिए होगा। दोनों में क्या अंतर है, डिसऑर्गेनाइजेशन यहां पे भी हो रहा है, डिसऑर्गेनाइजेशन यहां पे हो रहा है, लेकिन ये ज्यादा इंपैक्ट पहुंचा रहा है, ये कम इंपैक्ट पहुंचा रहा है। व्हाट इज द रीजन? दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ पर्सन। यहां पे ईच स्क्वायर किलोमीटर में नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा है, यहाँ पे ईच स्क्वायर किलोमीटर में नंबर ऑफ पर्सन कम है। तो कहीं ना कहीं मास के कारण, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण भी, अब मास कहूंगा तो मतलब क्या, मास का मतलब क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण भी कहीं ना कहीं रैंडमनेस आता है। थोड़ा बहुत अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि रैंडमनेस, जब आप अनस्टेडी फ्लो सिस्टम लेते हो, अनस्टेडी फ्लो सिस्टम लेते हो या जो भी लेते हो स्टेडी फ्लो सिस्टम, तो मास के कारण भी आपका क्या होता है, एंट्रोपी चेंज होता है, मास के फ्लो इन करने के कारण और मास के फ्लो आउट करने के कारण कुछ आपका एंट्रोपी क्या होता है, सिस्टम का चेंज होता है। यू नो वेरी वेल, शायद आपने थोड़ा बहुत अनस्टेडी फ्लो में पढ़ा होगा। स्टेडी फ्लो में तो बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अनस्टेडी फ्लो वगैरह में बहुत ज्यादा थोड़ा आपने केयरफुली पढ़ा होगा। तो कितना मास इन किया, कितना मास आउट हुआ, उसके कारण भी आपके
ओपन सिस्टम का क्या होता है, रैंडमनेस चेंज होता है, उसके कारण भी इंट्रोपी में चेंज होता है। इंट्रोपी चेंज होने का मतलब क्या, ऑब्वियस, इंट्रोपी शोज द डिसऑर्गेनाइजेशन फॉर द टाइम भी। हालांकि इंट्रोपी अपने आप में बहुत, लगभग 1-1.5 घंटे एटलीस्ट एक क्लास सिर्फ दिया जा सकता है इंट्रोपी पे, सिर्फ अकेले, सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट पे, बाकी कुछ नहीं, ठीक है ना। बट फॉर द टाइम बिंग इंट्रोपी शोज द डिसऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मास के कारण, तो यानी कि डिसऑर्गेनाइजेशन, सेम कंडीशन, यहाँ भी ट्रैफिक लाइट खराब हुआ, यहाँ भी ट्रैफिक लाइट खराब हुआ, यहाँ भी रैंडमनेस आया, यहाँ भी रैंडमनेस आया, लेकिन यहाँ पे आपका रैंडमनेस का इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ा क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि नंबर ऑफ पर्सन बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन क्या है, ऑब्वियस कम है, तो यहाँ पे रैंडमनेस का कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट आया नहीं, ठीक है ना। दैट्स व्हाई व्हाट हैपन एग्जैक्टली। तो ये हो गया दूसरा एग्जांपल, ये सेकंड एग्जांपल हो गया आपका, ये सेकंड एग्जांपल ट्रैफिक लाइट का। कॉमन एग्जांपल ले लो ना यार, कॉमन एग्जांपल, बहुत ही कॉमन एग्जांपल आप ले लो। एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है, अगर छोटे बच्चे को प्रॉपर उससे बच्चे से अगर उसे ध्यान ना दिया जाए, केयर ना किया जाए, व्हाट हैपन, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, ठीक है ना। अगर प्रॉपर उसे केयर ना किया जाए, उसे ध्यान ना दिया जाए, धीरे धीरे उसका माइंड क्या होता जाएगा, रैंडम, उसका माइंड यहाँ पे माइंड रैंडम होता जाएगा, जिसके कारण वो बच्चा डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में बिहेव करने लगेगा, जिसके कारण वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में बिहेव करने लगेगा। इट इज सिंपल एग्जांपल। तो मैंने कहा कहीं पे भी ऑर्गेनाइज्ड मैनर। एक और एग्जांपल ले लो, मैंने कहा कि इस तरीके से कितने सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल भरे हुए हैं ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ फ्लो एंड डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ फ्लो से। ऑर्गेनाइज्ड तब होगा जब कहीं ना कहीं ऊपर कंट्रोल होगा, कंट्रोल नहीं होगा वो हर हाल में डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में मूव करना ही करना है। तो ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सपोज टू बी आपके पास एकदम इंस्टेंटली 1 से 2 दिन में बहुत सारा पैसा आ जाए, सपोज टू बी, ठीक है ना, बहुत सारा पैसा, मतलब जिसका एक्सपेक्टेशन आपने किया ही नहीं होगा कि इतना पैसा भी मेरे पास आ सकता है। व्हाट हैपन एग्जैक्टली, होगा क्या कि बहुत रैपिडली आपका बहुत रैपिडली उसे खर्च करने की कोशिश करोगे। खर्च करने की कोशिश करने का मतलब क्या, एकदम से आपके पास सारा पैसा आ गया, बहुत सारा पैसा आ गया। अब पैसे आ गए तो अब आपको कंट्रोल करने वाला नहीं है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं। अगर कोई कंट्रोल भी करेगा तो ये लो पैसे, अब मुझे बोलना नहीं। अगर सपोज टू भी आपके घर वाले आपको कुछ बोल भी रहे होंगे पहले, बोल भी रहे होंगे पहले कि पढ़ लो या नहीं पढ़ लो, क्या करो क्या नहीं, ये कर लो वो कर लो, तो आप कहीं ना कहीं सुनते होगे और कहीं ना कहीं आपके माइंड में प्रेशर होता होगा कि चलो पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट कंट्रोल रहता है, ठीक है ना, घर वालों का, जिसके कारण हम क्या रहते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ फ्लो, जिसके कारण आप ये अभी वीडियो देख रहे होगे कहीं ना कहीं आप इसी कंट्रोल के कारण कि हमें कहीं ना कहीं कुछ करना है, कुछ परिवार वालों के लिए करना है, ये वो बहुत सारे दिमाग में बातें रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट वे में तो कंट्रोल नहीं है, बट एक इनडायरेक्ट वे में आप पे कंट्रोल है, जिसके कारण एक प्रॉपर आप बिहेव कर रहे हो, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मूवमेंट कर रहे हो और पढ़ाई कर रहे हो टू गेट द जॉब एंड ऑल दिस थिंग्स, ताकि परिवार वालों के लिए कुछ किया जा सके। नाउ द नेक्स्ट वन, आगे हम ऐसे समझ सकते हैं कि एकदम, मैंने कहा कि एकदम से पैसे आ गए। अब क्या एकदम से आप परिवार वाले अगर कुछ बोलेंगे तो तुरंत उठा के दोगे पैसे कि ये रखिए आप, देन आफ्टर जो बचे हुए पैसे होंगे दैट वन इज योर एनर्जी, वो आपकी एनर्जी की तरह काम करेंगे। आपके पास एनर्जी भी है और कोई कंट्रोल करने वाला भी नहीं है। व्हाट हैपन, योर माइंड विल बी कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड, आपका माइंड कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा और पैसे एकदम जिधर तिधर खर्च करके खत्म हो जाएंगे। जनरली ये देखा भी जाता है, आप मोटिवेशनल स्पीकर के थ्रू सुनते भी होंगे कि बहुत जल्दी ग्रो आपको बहुत जल्दी डाउन भी ले जा सकता है, क्योंकि एकदम से ग्रो किया आपका माइंड कंप्लीटली क्या होता है, कंट्रोल वे में रहता नहीं है, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, तो एकदम से ग्रो करके इमीडिएटली फॉल किया जा सकता है। दैट्स नॉट द मैटर, दिस इज द पार्ट ऑफ द मोटिवेशन। आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं मैं, बट दिस इज एक्चुअली हैपन इन द रियल लाइफ। रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे ग्रो करते हैं और ग्रो करने के बाद स्टडी हो जाते हैं वो, ठीक है, या तो ग्रो करते ही रहते हैं या स्टडी हो जाते हैं, वो फॉल डाउन नहीं होते हैं इन रियल लाइफ। खैर बात की बात है, तो मैंने कहा इस तरीके से बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भरे पड़े हैं। अब आइए चलते हैं अपने फ्लूइड, जो हमें जरूरत है फ्लूइड से रिलेटेड चलते हैं। ये बताइए कि 3 चीजें नाम लेते हैं जो कि आप थर्मोडायनामिक्स में पढ़े भी होंगे, गैस,
गैस, गैस, लिक्विड और सॉलिड, इन तीनों में बात करें तो जैसे ही मैं पूछूंगा कि विच वन इज मोर रैंडम, आपका ये ऑफलाइन नहीं है बट आपका इमीडिएट, आप कैमरे में भी देख रहे होगे तो आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स यही आएगा, गैस विल बी व्हाट, मोर रैंडम। मोर रैंडम, रैंडम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रैंडम, ये मैंने बताया यहां पे। रैंडम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रैंडम, इसके पोजीशन को हम, इसके नेक्स्ट पोजीशन को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कहां जाने वाला है। गैस मॉलिक्यूल का भी वही होता है, गैस मॉलिक्यूल कंप्लीटली क्या है, ये आपका एक मॉलिक्यूल है, इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव करके कोलाइड करके पता चला इधर चला गया, ठीक है, तो कंप्लीटली रैंडम होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, दिस इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ रैंडमनेस, कि इसके स्टेट को प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, दैट्स वाई, ठीक है ना, इट इज क्वाइट रैंडम और यू कैन से डिसऑर्गेनाइज्ड। क्यों रैंडम है, थोड़ा सोचिए, क्योंकि इनमें कंट्रोल नहीं है। किस तरीके का कंट्रोल, किस तरीके का कंट्रोल, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ, इंटरैक्टिव फोर्स नहीं है, इंटरैक्टिव फोर्स इनमें दो मॉलिक्यूल के बीच, आपका दो मॉलिक्यूल के बीच आपका इंटरैक्टिव फोर्स नहीं है, इसलिए क्या है, डिसऑर्गेनाइज्ड है। अब एक मूव कर रहा है, एक मूव कर रहा है तो दूसरा उससे इंटरैक्टिव फोर्स के कारण खींचेगा, है कहां चल दिए, ठीक है ना, तो जिसके कारण क्या होगा, थोड़ा डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में फ्लो करना कम करेगा। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं गैसेस में, इंटरैक्टिव फोर्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं, हम बचपन से ये चीजें जान रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा इंटरैक्टिव फोर्स व्हाट हैपन बहुत कम होता है, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा रैंडम होता है, ठीक है ना। कोई कंट्रोल, यानी कि इंटरैक्टिव फोर्स कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है आपके और डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में मूव करने से, कहीं ना कहीं इंटरैक्टिव फोर्स ही क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में मूव करने से। लिक्विड इससे कम डिसऑर्गेनाइज, अगर रैंडमनेस के वे में लें तो सबसे ज्यादा गैस, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। सॉलिड में इंटरैक्टिव फोर्स लिटिल बिट मोर होते हैं, ज्यादा होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं रेस्पेक्टिवली द गैसेस, ठीक है, इसलिए इसमें रैंडमनेस कम होता है इससे। और सॉलिड में तो आप समझ ही रहे हो कि सॉलिड में आपका क्या होता है, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, दो मॉलिक्यूल के बीच इंटरैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा होते हैं, एक दूसरे से कंप्लीटली बाउंडेड होते हैं, ठीक है, वाइब्रेट तो कर सकते हैं एक मीन पोजीशन के अकॉर्डिंग, बट वाइब्रेट तो कर सकते हैं एक मीन पोजीशन के अबाउट, कंप्लीटली इसे छोड़ के, ये नहीं कि छोड़ के मूव करना शुरू कर दिया, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, इसलिए कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में बिहेव करते हैं सॉलिड, ठीक है ना। लिक्विड का आपका डिसऑर्गेनाइजेशन ज्यादा और गैस का सबसे ज्यादा, कहीं ना कहीं इंटरैक्टिव फोर्सेस ही इसका रीजन है जो उसे कंट्रोल कर रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द सेम वे। अब बात आते हैं विस्कस इफेक्ट, या मैंने कहा हाई विस्कस फ्लूइड, या हाई विस्कस फ्लूइड की बात की मैंने, हाई विस्कस फ्लूइड की बात की मैंने। तो हाई विस्कस फ्लूइड है आपका हाई विस्कस फ्लूइड, मैंने कल ही बताया था ये विस्कोसिटी एक्चुअली क्यों एग्जिस्ट करता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और यू कैन से द और कह रहा हूं मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, इसके कारण म्यू का एग्जिस्टेंस होता है। अब वहीं पे इंटरैक्टिव फोर्स जहां पे कम होगा, इंटरैक्टिव फोर्स का मतलब अभी मैंने डिस्कशन किया, जहां पे इंटरैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा वहां पे म्यू ज्यादा होगा, सीधी सी बात है, और जहां पे इंटरैक्टिव फोर्स कम होगा वहां पे म्यू क्या होगा, कम होगा। जहां पे इंटरैक्टिव फोर्स ज्यादा वहां पे म्यू ज्यादा, वहां जहां पे इंटरैक्टिव फोर्स कम वहां पे म्यू क्या होगा, ऑब्वियस कम। व्हाट हैपन, तो क्या होगा जब आपका लेयर टू लेयर मूव करेंगे, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है, जब लेयर टू लेयर मूवमेंट होगा तो जब मॉलिक्यूल एक तो रैंडमली मूव करना स्टार्ट करेगा इस लेयर को छोड़ के, तो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं अदर मॉलिक्यूल्स इसे क्या करेंगे, अदर मॉलिक्यूल्स इसे रोकने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण थोड़ा सा बाउंडेशन तो जरूर रहता है, थोड़ा सा बाउंडेशन तो जरूर रहता है कि ये रैंडमली मूव नहीं कर सकता है, रैंडमली मूव नहीं कर सकता है। तो हाई विस्कस फ्लूइड के साथ ये है कि जब लो वेलोसिटी रखोगे तो इनके बीच थोड़ा क्या होता है,
लो वेलोसिटी का मतलब क्या? लो वेलोसिटी का मतलब उसके पास एनर्जी थोड़ी कम है। अरे गैसियस मॉलिक्यूल के पास है, इंटरैक्टिव फोर्स भी नहीं है, और इसके पास एक सर्टेन टेम्परेचर पे इसके पास एक मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी, मैंने पैसे वाला एग्जांपल दिया कि एनर्जी भी है, कंट्रोल भी नहीं है, तो वो एनर्जी तो खर्च करना ही है, दैट विल बी इन डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर, ठीक है ना, दैट विल बी इन डिसऑर्गेनाइज, कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाओगे, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि इसके पास भी टेम्परेचर के कारण काइनेटिक एनर्जी तो है ही, साथ में इंटरैक्टिव फोर्स भी नहीं है, तो क्या होगा भैया मेरे? दैट्स इट, डिसऑर्गेनाइज्ड होगा, सीधी सी बात है। वो कभी इससे टकराएगा अपने काइनेटिक एनर्जी को खर्च करने के लिए, कभी इससे टकराएगा, कभी इससे टकराएगा, कभी इससे टकराएगा, कभी इससे टकराएगा। समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज द रैंडम मोशन, और यू कैन से डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ मोशन, और यू कैन से ब्राउनियन मोशन, और यू कैन से समटाइम्स ड्रंकन मोशन। ड्रंकन मोशन ऐसा लगेगा कि यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है ना, ड्रंकन मोशन। तो मैंने कहा कि कभी इससे टकराएगा काइनेटिक एनर्जी को खर्च करने के लिए। इन द सेम वे मैंने कहा कि लो वेलोसिटी रखेंगे, इसकी एनर्जी कम होगी। एक और एग्जांपल देता हूं, दे ही देता हूं एनर्जी पे। सपोज टू बी आप एक रस्सी से टाइड अप हो, ठीक है ना, रस्सी से टाइड अप हो, व्हाट हैपन, वो रस्सी आपको डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ फ्लो में होने से रोकेगा, ठीक है ना, डिसऑर्गेनाइज्ड होने से वो रस्सी कहीं ना कहीं रोकेगा, ठीक है। तो यही तो मैंने कहा, परिवार का कंट्रोल कहीं ना कहीं, वो इनविजिबल रस्सी है आपका जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, दैट्स नॉट एन इंटरैक्टिव फोर्स। तो मैंने कहा कि एक टाइड अप है रस्सी से, अगर सपोज टू बी आपके पास वेलोसिटी एनर्जी बहुत ज्यादा है, पहलवान हो, एनर्जी बहुत ज्यादा है या काइनेटिक एनर्जी आपके पास ज्यादा है, इमीडिएटली उस या झटके से उस रस्सी को क्या करोगे? तो झटके से उस रस्सी को जब करोगे तो वो रस्सी टूट सकता है, एंड यू विल बी फ्री। फ्री होने के बाद आपके पास एनर्जी तो है ही, यू विल बी डिसऑर्गेनाइज्ड, ठीक है ना। तो जनरली यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। तो मैंने कहा लो वेलोसिटी इसलिए रखते हैं कि उसकी एनर्जी क्या रहे, उसकी एनर्जी कम रहे, जिसके कारण क्या हो, इसके बीच इंटरैक्टिव भी है और बहुत ज्यादा एनर्जी भी नहीं है, तो जिसके कारण ये डिसऑर्गेनाइज होने से इसे रोकता है। सेम एज द मिलिट्री मूवमेंट, सेम एज द क्राउड, सेम एज द ट्रैफिक लाइट, सेम एज द स्मॉल चाइल्ड, कंट्रोल ऑन द स्मॉल चाइल्ड, सेम ऑन द what, if you get money sufficiently in the short period of time, another example, and that one is the gas, liquid and solid। मैंने कहा प्रैक्टिकली बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली रैंडमनेस। तो मैंने क्या कहा, कहीं ना कहीं ये म्यू, ठीक है, रेसिस्टेंट टू फ्लो है, लेकिन फ्लो को इटसेल्फ कंट्रोल भी कर रहा है, समझिए बात को। मैंने कहा ठीक है, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि सर ये तो रेसिस्टेंट टू फ्लो है, बट एक तरफ कहीं ना कहीं कंट्रोल को फ्लो भी कर रहा है, ताकि वो क्या हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, ताकि वो क्या हो, ऑर्गेनाइज्ड हो। यानी कि विस्कस इफेक्ट अगर ज्यादा होगा, म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई ज्यादा होगा, व्हाट हैपन, आपका ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ फ्लो चलेगा, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ फ्लो चलेगा। लेकिन मैंने कहा व्हाट हैपन एक्चुअली, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, शियर स्ट्रेस क्या होता जा रहा है, शियर स्ट्रेस डिक्रीज होता जा रहा है, यानी कि फ्रिक्शनल इफेक्ट डिक्रीज होता जा रहा है, यानी कि फ्लो पे कंट्रोल खत्म होता जा रहा है, फ्लो कंट्रोल अपने आप में खत्म करता जा रहा है। और व्हाट हैपन, अब क्या होगा, और साथ ही साथ एक और चीज, जैसे जैसे बाउंड्री लेयर ग्रो कर रहा है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद इन द नंबर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स विद इन द बाउंड्री लेयर, विद इन द बाउंड्री लेयर क्या हो रहा है आपका, ये भी इंक्रीज कर रहा है। तो दोनों अनफेवरेबल कंडीशन हमें दिख रहे हैं कि आपका शियर स्ट्रेस भी, फ्रिक्शनल इफेक्ट जो कंट्रोल कर रहा है, विस्कस इफेक्ट भी कम हो रहा है, और साथ ही साथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी, एक तो कंट्रोल भी नहीं है ट्रैफिक लाइट होने के कारण, और दूसरा नंबर ऑफ पर्सन भी क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो मैंने कहा व्हाट हैपन एग्जैक्टली, व्हाट हैपन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी बढ़ा, फ्रिक्शनल विस्कस इफेक्ट भी बढ़ा, घटा, जिसके कारण what molecule starts to move in the random way, but still not completely dominated, that region is exactly called as a transition region of flow। मैंने कहा कि यहां पे रैंडमनेस तो स्टार्ट हो गया, रैंडमनेस स्टार्ट होने के कारण अब क्या होगा, इट मे बी कि ये डिफ्यूज कर सकता है यहां, ये डिफ्यूज कर सकता है यहां, रैंडमनेस होगा, बट बहुत ज्यादा अभी डोमिनेटेड नहीं है रैंडमनेस, ठीक है ना,
randomness is not still dominated, that region is exactly called as the transition region of flow. Transition region of flow अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है. ट्रांजिशन रीजन का एक्चुअल जो रेंज होता है, ये बात अलग है कि यहाँ पे जो साइंटिस्ट एक्सेप्ट किए हैं वो अलग बात है. चलो बाद में बताऊंगा रेंज, अपने आप में कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, लेकिन बताऊंगा रेंज एक बार जब मैं स्टडी करेंगे, हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर स्टडी करेंगे, तो अभी बताने से कोई बेनिफिट होगा नहीं. बट साइंटिस्ट जो एक्सेप्ट किए हैं, ठीक है ना, जिसके कारण हम ट्रांजिशन रीजन को फ्लैट प्लेट पे पढ़ते ही नहीं हैं, ठीक है ना. और ट्रांजिशन रीजन अगर होगा भी तो मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है आपके पास, दैट वन इज ऑप्शन है आपके पास एक्सपेरिमेंटल मूवमेंट. एनालिटिकल मेथड तो हमारे पास है नहीं, ठीक है ना. बाकी कोई एनालिटिकल मेथड है नहीं, कोई एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूला वगैरह कुछ है नहीं ट्रांजिशन रीजन के लिए. तो साइंटिस्ट जो एक्सेप्ट किए हैं, क्या एक्सेप्ट किए हैं, क्या नहीं एक्सेप्ट किए हैं, वी विल सी. तो ये ट्रांजिशन रीजन हो गया. और जैसे ही इससे आगे बढ़ा, द फ्लो कंप्लीटली disorganized form of flow, that one is called as a turbulent. As we move further on the flat plate, the flow will become completely disorganized or random, or what you can say, there will be intense mixing between the fluid layers, ठीक है ना. That region is called as the turbulent region of flow, and it is obvious disorganized form of flow, ठीक है ना. यही होता है आपका जहां एकदम बिल्कुल स्मूथ लेयर टू लेयर. अब क्या होगा, मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन के कारण एक दूसरे लेयर से डिफ्यूज कर रहे हैं. तो जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से डिफ्यूज कर रहे हैं लेयर से, तो क्या हम कह सकते हैं, यहाँ पे जो एक एक लेयर मूव कर रहा है, ये लेयर आपस में अब इंटरमिक्स करना शुरू कर गए. दैट वन इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज द टर्बुलेंट रीजन ऑफ फ्लो. और टर्बुलेंट रीजन ऑफ फ्लो कब एग्जिस्ट करता है, टर्बुलेंट रीजन ऑफ फ्लो जनरली कब एग्जिस्ट करता है, जब आपका लो विस्कस फ्लूइड, ऑब्वियस, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड, मेरे पॉइंट को आप समझ रहे होगे, आई फील सो, ठीक है ना. लो विस्कस फ्लूइड एट हाई वेलोसिटी. दोनों फेवरेबल कंडीशन, एक तो लो विस्कस फ्लो भी है जो कंट्रोल कम रखेगा, उसके पास एनर्जी भी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण क्या होगा, वो अब तो भैया क्या करेंगे, मूव करेंगे ही अपनी मर्जी के अनुसार, क्योंकि हमारे पास एनर्जी ज्यादा आ गया है, काइनेटिक एनर्जी, पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आ चुका है, ठीक है. तो दैट वन इज एग्जैक्टली, ठीक है, दैट वन इज कॉल्ड एज द टर्बुलेंट रीजन ऑफ फ्लो. ये तो हुआ लैमिनार से टर्बुलेंट रीजन में आने का प्रोसेस, ठीक है ना. लैमिनार से टर्बुलेंट रीजन में हम पहुंच गए. और ये रीजन क्या है, सबसे बड़ा रीजन विस्कस इफेक्ट डिक्रीज होने के कारण. अब इंपैक्ट देखते हैं. टर्बुलेंट में जब हम पहुंच गए, विस्कस इफेक्ट कम हुआ, टर्बुलेंट में पहुंच गए, अब इसका इंपैक्ट देखते हैं कि टर्बुलेंट का क्या इंपैक्ट होगा. मैंने कहा इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, इसके बारे में थोड़ा बता दूंगा मैं, ठीक है बस. तो मैंने कहा कि इसके लिए प्रैक्टिकली मूव करना पड़ेगा. और साइंटिस्टों ने कुछ एक्सेप्ट ऐसा किया है कि इसका कुछ पार्ट लैमिनर में आ जाता है, इसका कुछ पार्ट टर्बुलेंट में आ जाता है, तो ट्रांजिशन रीजन फ्लैट प्लेट पे रह ही नहीं जाता है, काम ही खत्म, ठीक है ना. तो साइंटिस्टों ने कुछ इस तरीके से एक्सेप्ट किया है अपने एनालिटिकल कैलकुलेशन के लिए. तो बात हुई कि टर्बुलेंट रीजन फ्लो तो आ गए. अब टर्बुलेंट फ्लो रीजन में आने के बाद इंपैक्ट क्या होता है, ठीक है, उसका अपना अपना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होगा, क्योंकि डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ फ्लो है, तो हर जगह देख रहे हो कि अपना अपना क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस होगा. नाउ विल सी एक्चुअली टर्बुलेंट फ्लो डेवलप होने के बाद उसका इंपैक्ट क्या है. इंपैक्ट क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो देखेंगे, ठीक है. उसके बाद अभी डील करना बाकी है, अभी तो सिर्फ ये उसका कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं, ताकि आप एक विजुअलाइजेशन कर सको, एक रियलाइजेशन कर सको कि यहाँ टर्बुलेंट में क्या हो रहा होगा, ठीक है. तो मैंने सबसे पहले कहा कि ऑब्वियस डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ फ्लो है, तो रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस क्या हो रहा होगा, आपका कंप्लीटली डोमिनेटेड हो रहा होगा, जिसके कारण कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ फ्लो एंड देयर विल बी द टर्बुलेंट फ्लो. तो एज जिसके कारण अब रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस आपका है, तो क्या होगा, रैपिड कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. अब कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होगा, ड्यू टू दैट देयर विल बी इंटेंस मिक्सिंग. मैंने कहा रैपिड कोलिजन होगा, तो मैंने कहा रैपिड कोलिजन होगा, तो जो लेयर टू लेयर मूव कर रहा था, अब लेयर क्या होगा, एक दूसरे में इंटरमिक्स होगा, लेयर एक दूसरे में इंटरमिक्स होगा, ऐसे भी कह सकते हैं. ड्यू टू दैट देयर विल बी इंटेंस मिक्सिंग बिटवीन द फ्लूइड लेयर,
ठीक है ना, और यू कैन से देयर बी मच ग्रेटर डिग्री ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द लेयर, ठीक है ना, ऐसे भी कह सकते हो जैसा आपका लैंग्वेज सुटेबल लगे। द थर्ड वन, सो लार्ज मोमेंटम, अब इंटरमिक्सिंग होगा तो क्या होगा भाई, आप सोचिए, कोलिजन होगा, इंटरमिक्सिंग होगा, जो भी कह लो, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, एक्सचेंज होगा, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी एक्सचेंज होगा, तो काइनेटिक एनर्जी एक्सचेंज की जगह काइनेटिक एनर्जी आपका ट्रांसपोर्ट की जगह जनरली हम वर्ड जनरलाइज्ड वर्ड यूटिलाइज करते हैं, मोमेंटम ट्रांसपोर्ट यूटिलाइज करते हैं, या मोमेंटम लार्ज मोमेंटम ट्रांसफर यूटिलाइज करते हैं, ट्रांसपोर्ट कह लो, ट्रांसफर कह लो। व्हाट हैपन एक्चुअली, अब लार्ज मोमेंटम ट्रांसफर होगा फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी एक्सचेंज होगा, ये समझिए बात को, वेलोसिटी एक्सचेंज होगा तभी तो काइनेटिक एनर्जी का, मास तो मॉलिक्यूल का, फ्लूइड पार्टिकल का वही रहने वाला है, ठीक है ना। अगर H2O है तो H2O फ्लूइड पार्टिकल H2O ही रहेगा, ऐसा थोड़ी ना कि ब्रेक कर जाएगा, तो मास तो वही रहने वाला है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज होने का मतलब क्या, इंडिविजुअल पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी चेंज होने का मतलब जब कोलाइड करेगा तो ट्रांसफर काइनेटिक एनर्जी एक्सचेंज होगा, ट्रांसफर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होगा तो m इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम भी ट्रांसफर होगा, तो मोमेंटम ज्यादा बोलना बेटर होता है, बिकॉज मोमेंटम इज व्हाट, मोमेंटम इज वेक्टोरियल क्वांटिटी और काइनेटिक एनर्जी इज नॉट द वेक्टोरियल क्वांटिटी, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा दे रहा हूं कि क्योंकि जनरली मोमेंटम ट्रांसपोर्ट का वर्ड यूटिलाइज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर क्यों नहीं यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि सपोज टू बी, अगर आप, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो विथ v वेलोसिटी, ठीक है ना, मैंने कहा कि आप इस डायरेक्शन में मूव करने लगे विथ v वेलोसिटी, क्या आपका मोमेंटम, वेलोसिटी तो सेम है, मास भी सेम है, क्या आपका मोमेंटम चेंज होगा क्या, ऑब्वियस मोमेंटम चेंज होगा, क्योंकि m इंटू वी इज एक्चुअली व्हाट, मोमेंटम आपका एक वेक्टोरियल क्वांटिटी होता है। अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम भले ही चेंज ना करे, बट स्टिल डायरेक्शन चेंज कर गया आपका मोमेंटम का, तो हम यही कहेंगे कि मोमेंटम विल चेंज, ठीक है ना। यहाँ पे x डायरेक्शन में था, यहाँ पे अब क्या हो गया, y डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में मोमेंटम, x डायरेक्शन में मोमेंटम बिल्कुल जीरो हो गया, there will be no any momentum in the x direction। इसलिए ज्यादा जनरलाइज्ड वर्ड जो यूटिलाइज करते हैं, मोमेंटम ट्रांसपोर्ट यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। चलिए, मोमेंटम ट्रांसपोर्ट यूटिलाइज करते हैं फ्रॉम द, अब ये मोमेंटम ट्रांसपोर्ट कहां होगा, ठीक है, जहां का वेलोसिटी, आउटर बाउंड्री का वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है, और लोअर बाउंड्री का वेलोसिटी ड्यू टू द फ्रिक्शनल इफेक्ट, इंपैक्ट ऑफ द फ्रिक्शनल इफेक्ट क्या होगा, कम होगा यहाँ की वेलोसिटी, तो क्या होगा, आउटर बाउंड्री, ये कोलिजन होने के कारण आउटर बाउंड्री टू लोअर बाउंड्री आपका क्या होगा, आउटर बाउंड्री टू लोअर पार्ट ऑफ द बाउंड्री क्या होगा, आपका मोमेंटम ट्रांसपोर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर होगा, जिसके कारण व्हाट हैपन, जिसके कारण वेलोसिटी एक्सचेंज होगा, और वेलोसिटी एक्सचेंज होने के कारण यहाँ पे जो आपका नॉन यूनिफॉर्मिटी दिख रहा है, लैमिनार रीजन में क्या दिख रहा है आपको, नॉन यूनिफॉर्मिटी दिख रहा है, यहां पे क्या दिखेगा, वेलोसिटी प्रोफाइल इज मोर यूनिफॉर्म देन दैट ऑफ द लैमिनार फ्लो, ज्यादा यूनिफॉर्म दिखेगा देन दैट ऑफ द लैमिनार फ्लो, ठीक है। समटाइम्स दैट वेलोसिटी प्रोफाइल आल्सो बी रिटन एज इन द टर्बुलेंट फ्लो द वेलोसिटी प्रोफाइल इज मच फुलर, मतलब फुलर का मतलब फिल्ड अप किया हुआ, ज्यादा फिल्ड अप किया हुआ है, ये देखो ना आप, इतना दूर खाली है ना, ये अगर फिल्ड अप हो सकता था, अगर बराबर वेलोसिटी रहता तो ये पूरा का पूरा फिल्ड अप होता, ठीक है, ये फिल्ड अप नहीं किया हुआ है, तो इसीलिए कहते हैं कि जनरली इन, एक तरीके से और भी कह सकते हैं मोर यूनिफॉर्म, इसलिए समझाया मैंने कि आप समझ ज्यादा जल्दी सकते हो, तो यहाँ पे एक और लैंग्वेज यूटिलाइज करते हैं कि इन टर्बुलेंट फ्लो वेलोसिटी प्रोफाइल इज मच फुलर, इसी यूनिफॉर्मिटी के कारण, ज्यादा यूनिफॉर्मिटी होगा तो प्रोफाइल आपका ज्यादा फुलर होगा, ज्यादा, ठीक है ना, मच फुलर देन दैट ऑफ द लैमिनार फ्लो। दिस इज एग्जैक्टली द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द टर्बुलेंट फ्लो। अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो एक इंपैक्ट बताया मैंने कि ये सारे इंपैक्ट बताए होंगे, अब आएंगे फिर से इसके एनालिसिस पे कि व्हाट हैपन एक्चुअली, ठीक है। नाउ मूव, अब इस टर्बुलेंट फ्लो में
मैंने कहा इम्पैक्ट तो देख लिया, अब इस टर्बुलेंट फ्लो में मैंने थोड़ा मिटाया है ताकि इजिली समझ सके, ठीक है। वो रैंडमनेस जो मैंने बनाया था उसे मैंने इरेज कर दिया है जानबूझ के, ठीक है, ताकि हमें प्रॉपर एनालिसिस कर सके। इवन इन द टर्बुलेंट फ्लो नियर टू द सरफेस, नियर टू द सॉलिड सरफेस, ये पूरा का पूरा नियर टू द सॉलिड सरफेस है। अब नियर टू द सॉलिड सरफेस मैंने कहा कि जस्ट एडजेसेंट लेयर यू नो वेरी वेल, वो तो नो स्लिप कंडीशन में होगा, चाहे आप यहाँ पे हो तब, चाहे आप टर्बुलेंट फ्लो में हो तब, चाहे आपका ट्रांजिशन फ्लो है तब। नियर जस्ट एडजेसेंट फ्लूइड लेयर ऑलवेज इन नो स्लिप कंडीशन, यही हम मान के चलते हैं, ठीक है। ऑलवेज इन नो स्लिप कंडीशन। तो उस नो स्लिप कंडीशन के कारण क्या होगा, अपने नियरेस्ट नेबरिंग फ्लूइड लेयर्स को क्या करेगा, बहुत ज्यादा इंपैक्ट पहुंचाएगा, और उनके बीच विस्कस इफेक्ट क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। अरे मैंने कहा कि सीधी सी बात है, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, अगेन प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल दे रहा हूं मैंने कहा कि एक सपोज टू बी एक ऑफलाइन क्लास चल रहा है, और एक ऑफलाइन क्लास में सपोज टू बी 300 स्टूडेंट हैं, 300 स्टूडेंट, 300 साढ़े 300 की कैपेसिटी की एक क्लास है, ठीक है। मैं वैसे ही थोड़ा लीन थीन दिखने वाला इंसान, ठीक है। अब क्या होगा कि इट मे बी कि 350 नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, तो पीछे के रोज में क्या हो सकता है, देयर विल बी केयटिक साउंड, कोलाहल भरा साउंड हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे तो कितना भी कम कुछ होगा, थोड़ा सा रैंडमनेस तो रहेगा, जरूर रहेगा। वहीं पे 20 स्टूडेंट बैठे, वहीं 350 स्टूडेंट बैठे, सेम टीचर, तो एक केयटिक साउंड तो रहेगा, एजिटेशन तो क्लास में हल्का सा रहेगा जरूर, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड, फील भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि पीछे के रोज लगातार आपस में हो सकता है कि बातें करें, इसलिए कि यही सोचेंगे टीचर तो दूर है, कंट्रोल नहीं है, क्या है एक्चुअली कंट्रोल छूटता जाएगा, कंट्रोल कम होता जाएगा। एक्चुअली अलग बात है कि माइक लगा के हम एक्चुअली कंट्रोल बनाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर माइक भी ना लगाया तो फिर तो गया काम से क्लास, ठीक है, फिर तो उसे मैं शांत करा नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर भी एक धीरे धीरे कंट्रोल खत्म होता जाता है। 50 स्टूडेंट बैठे हैं, 350 स्टूडेंट बैठे हैं, तो 350 स्टूडेंट पे थोड़ा कंट्रोल कम होगा, जिसके कारण एक केयटिक साउंड, एजिटेशन तो क्लास, एक रैंडमनेस तो क्लास में रहेगा पीछे के रोज में, ठीक है ना। वहीं पे मैंने कहा कि सपोज टू बी बाउंसर्स, मैंने क्या किया, बाउंसर्स उस क्लास में ला दिया मैंने। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट हैपन इन द क्लास। और बाउंसर को फुल वो है कि जहां भी क्लास में केयटिक साउंड है, एजिटेशन हो, आप उन्हें बाहर ले जा सकते हैं, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। पीछे की तरफ मैंने बाउंसर्स खड़े कर दिए हैं, व्हाट हैपन अगेन, देयर विल बी द कंट्रोल बहुत अच्छा मेरा क्लास में हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दैट बाउंसर्स, और क्लास बिल्कुल फिर क्या हो जाएगा, लेस डिसऑर्डर्ड हो जाएगा, डिसऑर्डर रह नहीं जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, फिर मुझे जो पढ़ाना होगा मैं पढ़ा सकता हूं। बट थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर सपोज भी मैंने जस्ट ऐसे ही कहा कि बाउंसर, ऐसा कोई होता नहीं है कि क्लास में बाउंसर लाके खड़े करे, दैट्स नॉट द मैटर। बट मैंने कहा कि सपोज भी 350 स्टूडेंट है, पीछे के रोज में केयटिक साउंड आ रहा है, आपका क्या हो रहा है, एजिटेशन हो रहा है। बट मैंने कहा लीन थीन होने के बावजूद भी व्हाट हैपन एक्चुअली, आगे के 2-3 रो तो मैं फिर भी कंट्रोल कर ही सकता हूं, और आगे के 2-3 रो स्टूडेंट क्या हो सकते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में बैठ सकते हैं। इन द सेम वे ये पूरा का पूरा रीजन क्या है, कंप्लीटली देखिए, कोड टर्बुलेंट रीजन लिखा है मैंने, बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड है ये रीजन, बिल्कुल। ये रेड कलर का जो लेयर दिख रहा है इसके ऊपर कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन जब ये नो स्लिप कंडीशन में है तो कहेगा कि ठीक है, ऊपर तक तो मेरा कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना, लेकिन मैं अपने जस्ट नेबरिंग लेयर को तो कंट्रोल कर ही सकता हूं, ठीक है ना। इनमें विस्कस इफेक्ट ज्यादा होगा, और विस्कस इफेक्ट के कारण व्हाट हैपन, नियर टू द सरफेस द फ्लो विल बी कंप्लीटली ट्रूली लैमिनार, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, लैमिनार और विस्कस सबलेयर। जनरली आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा भी होगा, पाइप फ्लो वगैरह में, ठीक है ना। लैमिनार और विस्कस सबलेयर कहते हैं, ट्रूली लैमिनार। मैंने कहा कि बिल्कुल द फ्लो इज कंप्लीटली गवर्न बाय द, इस रीजन में, लैमिनार और विस्कस रीजन में, द फ्लो इज ट्रूली गवर्न बाय द विस्कस इफेक्ट, एंड दैट्स व्हाई द फ्लो विल बी ट्रूली लैमिनार। अभी मैंने डिस्कस किया, ठीक है ना। लेकिन क्या होगा आपका, व्हाट हैपन अब इस बफर लेयर, एक और लेयर आएगा,
हालांकि जनरली दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस, बट जब आप इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाते हो, ठीक है ना, लैमिनार सब लेयर तक ही मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं, दिस इज नॉट ऑन इन सिलेबस। लेकिन जब आप इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह में शॉर्ट नोट्स लिखते हो एक प्लेट के ऊपर ये वेलोसिटी बाउंड्री लेयर में, तो ये बफर लेयर और ओवरलैप लेयर दिखाओगे तो थोड़ा क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा और थोड़ा आपका इंप्रेशन अच्छा बनेगा एग्जामिनर पे, ठीक है ना। सो तो मैंने कहा बफर लेयर कुछ नहीं है, थोड़ा सा रैंडमनेस, इस ट्रूली लैमिनार से थोड़ा सा रैंडमनेस डोमिनेट किया, दैट वन इज कॉल्ड द बफर लेयर। यहां पे रैंडमनेस सिग्निफिकेंट होता है बट स्टिल नॉट डोमिनेटेड। ओवरलैप लेयर में आपका रैंडमनेस सिग्निफिकेंट होता है, मतलब ऑलमोस्ट रियलाइज होने लगता है कि हाँ इसमें रैंडमनेस है बट स्टिल नॉट कंप्लीटली डोमिनेटेड, दैट वन इज कॉल्ड द ओवरलैप। और जैसे ही इस लेयर से ऊपर बढ़े, दैट कंप्लीट रीजन विल बी कॉल्ड एज अ को टर्बुलेंट रीजन। यहां पे बिल्कुल कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ फ्लो मिलेगा। तो क्या लिख सकते हैं, इवन इन द टर्बुलेंट रीजन, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, दैट वन इज कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, ठीक है। 3 रीजन इसलिए कि तीनों रीजन में आपका फ्लो का नेचर अलग अलग है, तीनों में आपका ऑलमोस्ट वेलोसिटी प्रोफाइल, इवन चारों में ऑलमोस्ट वेलोसिटी प्रोफाइल अलग अलग मिलता है। यहाँ पे तो बेचारा एक ही वेलोसिटी प्रोफाइल है शुरू से लेके अंत तक। यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो में सोच सकते हैं आप लैमिनार में अलग होगा, बताऊंगा लैमिनार वाला तो बताऊंगा ही मैं, ठीक है। लैमिनार में अलग होगा, बफर में अलग होगा, ओवरलैप में हल्का सा फिर चेंज कर जाएगा, और कोर में तो 1/7 पावर के ऑर्डर में को टर्बुलेंट रीजन में हो जाता है, ठीक है। दैट वन इज एग्जैक्टली योर वेलोसिटी प्रोफाइल। आप सोच सकते हैं कि अब एक ही फ्लो में 4 तरीके का वेलोसिटी प्रोफाइल और प्रॉपर वेलोसिटी प्रोफाइल के बारे में पता नहीं है, हाउ यू कैन एनालाइज एनालिटिकली, मैथमेटिकली इनका कैलकुलेशन करना बहुत ही टिपिकल हो जाता है, ठीक है ना, मैथमेटिकली कैलकुलेशन। और एक चीज और बता दूं, यहां तो मैंने सिग्निफिकेंट थिकनेस दिया है, इसका सिग्निफिकेंट थिकनेस दिया है, जबकि ये बहुत ही नजदीक होता है, सरफेस के बहुत ही नजदीक होता है, ठीक है ना। मैक्सिमम अप टू द सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में होता है 3, 4, मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर, इस तरीके से होता है, बट मीटर में तो कभी नहीं जाता। मैक्सिमम अप टू द सेंटीमीटर होता है, ये फिर भी मैंने बहुत अपने मैग्निफिकेशन के लिए, ताकि हम बहुत अच्छे तरीके से रियलाइज कर सकें, ये वेलोसिटी बाउंड्री लेयर को बहुत ज्यादा दे दिया है मैंने, बट इट विल बी क्वाइट नियरर टू द सरफेस। तो आप नियरर टू द सरफेस हो जाएगा, तो ये सोच सकते हैं कितना थीन सरफेस होता होगा, मतलब ऑलमोस्ट नियर टू द सरफेस, लैमिनार विस्कस सब लेयर के लिए ऑलमोस्ट y इज इक्वल टू 0 मान सकते हैं, इतना नियरर होता है। y टेंस टू नॉट एग्जैक्टली 0, y टेंस टू 0 प्लस, ये मान सकते हैं हम। तो लैमिनार विस्कस सब लेयर के लिए इतना थीन होता है। तो क्या कह सकते हैं, इवन इन द टर्बुलेंट रीजन देयर विल बी द 3 थीन लेयर नियर टू द सॉलिड सरफेस। The first one is laminar, the other is buffer, the other one is overlap। मैंने कहा कि इन दोनों को बहुत ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख सकते हो कि बफर लेयर में स्लाइटली रैंडमनेस होता है, मतलब ट्रूली लैमिनार से हल्का सा क्या होगा आपका रैंडमनेस होगा। इन ओवरलैप रीजन सिग्निफिकेंट रैंडमनेस होता है बट स्टिल नॉट डोमिनेटेड, एंड इन को टर्बुलेंट रीजन देयर विल बी फ्लो विल बी कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड। दिस वन इज योर। अब क्या होता है कि लैमिनार और विस्कस सब लेयर में जो आपका वेलोसिटी प्रोफाइल एक्सपेरिमेंटली हम देखते हैं, एक्सपेरिमेंटली ऑब्वियस एक्सपेरिमेंटली ही बताऊंगा मैं, ठीक है ना। ये तो आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे u इंफिनिटी, थोड़ा मैं अगेन यहाँ पे स्पेस है तो थोड़ा सा इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा लेता हूँ मैं, ठीक है। और मैंने कहा बहुत ही ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी दिखता है आपका, बहुत ही ज्यादा यूनिफॉर्मिटी दिखता है, मतलब वेलोसिटी वेरिएशन बिटवीन, यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी वेरिएशन बिटवीन द 2 लेयर्स विल बी नेग्लिजिबल, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा यूनिफॉर्म दिखता है आपको, और ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, मैंने कहा 1/7 ऑर्डर में होता है, ठीक है ना, 1/7 ऑर्डर में होता है, दैट वन इज नॉट द स्ट्रेट लाइन। जनरली स्टूडेंट समझ लेते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन होगा। तो मैंने कहा, और ये क्या होता है आपका 0 होता है, ये ब्लू कलर से करूंगा मैं,
ठीक है ना, दैट वन इज ऑफ ब्लू कलर, क्योंकि ब्लू कलर समझ में आएगा। दैट वन इज नो स्लिप कंडीशन। और मैंने कहा कि ये बहुत ही थीन सरफेस होता है लैमिनार बफर और ओवरलैप लेयर, बहुत ही थीन लेयर। अब सोचो कि इतने कम दूरी में एक बहुत बड़ा आपको क्या करना है, वेलोसिटी अचीव करना है, क्योंकि इस रीजन में तो वेलोसिटी वेरिएशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, यूनिफॉर्म होता है, होता तो है नो डाउट, सबसे मैक्सिमम तो यही होगा। यहां पे क्या होगा, u इज इक्वल टू 0.99 u इन्फिनिटी, ठीक है, बट कैजुअल वे में हम क्या कहते हैं, u इन्फिनिटी कह देते हैं। तो मैंने कहा कि इसमें वेलोसिटी वेरिएशन तो बहुत कम है, तो इतने कम थीन रीजन में आपको एक बहुत बड़ा वेलोसिटी अचीव करना है, तो व्हाट हैपन, du बाई dy आप खुद सोचो नियर टू द सरफेस क्या होना चाहिए, du बाई dy आप खुद सोचिए। मैंने कहा इतने कम दूरी में, कम डिस्टेंस में ज्यादा वेलोसिटी आपको चेंज चाहिए, कम डिस्टेंस में ज्यादा वेलोसिटी चेंज चाहिए, तो du बाई dy ऑब्वियस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना, नियर टू द सरफेस du बाई dy बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो जो इसमें वेलोसिटी प्रोफाइल मिलता है जनरली, दैट वन इज लीनियर, कंप्लीटली लीनियर होता है। इस रीजन में वेलोसिटी प्रोफाइल कंप्लीटली लीनियर होता है एंड ऑलमोस्ट पैरेलल टू द सॉलिड सरफेस। That one is exactly the complete velocity profile। अब टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ इसी तरीके से आप देखोगे, डोंट वरी, ठीक है ना। दैट वन इज, मैंने कहा इस रीजन में फिर जाके पैराबोलिक नेचर का हो जाता है बफर लेयर में, ठीक है ना, फिर इस रीजन में 1/7 ऑर्डर का हो जाता है, दैट वन इज, और इस रीजन में लीनियर तो होता है लेकिन ऑलमोस्ट पैरेलल टू द सरफेस, क्योंकि इतने कम रीजन में, इतने थीन रीजन में आपको एक बहुत बड़ा वेलोसिटी अचीव करना है, तो ऑब्वियस du बाई dy का वैल्यू क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी लार्जर, दैट मस्ट बी क्वाइट लार्जर देन दैट ऑफ द लैमिनार, दैट वन इज क्वाइट लार्जर देन दैट ऑफ द लैमिनार फ्लो, बहुत ही ज्यादा लार्ज होना चाहिए, आपके लैमिनार फ्लो से भी ज्यादा लार्ज होना चाहिए। अब आइए देखते हैं, मैंने कहा कि पहले तो कॉन्सिक्वेंसेस देख लिया, इंपैक्ट देख लिया, यहां पे हमने क्या देख लिया, तो देखिए इन द को टर्बुलेंट रीजन du बाई dy इज क्वाइट स्मॉल, क्योंकि मैंने कहा को टर्बुलेंट रीजन में आपका क्या है, आपका यूनिफॉर्म टेम्परेचर, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म टेम्परेचर, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो दो लेयर के बीच का du बाई dy मतलब वेलोसिटी चेंज बहुत ही कम, क्वाइट लेस देन दैट ऑफ द, क्वाइट स्मॉल देन दैट ऑफ द लैमिनार फ्लो, बहुत ही कम। अब आप देखिए अगेन, मैंने कहा y इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा, u इंफिनिटी इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा बताया था मैंने प्रीवियसली, आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो व्हाट हैपन, अगर m आपका du बाई dy बहुत ही कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, डेल्टा आपका, u इंफिनिटी तो कांस्टेंट रहने वाला है, डेल्टा आपका अगर m आपका बहुत ही कम हो गया, स्मॉलर, क्वाइट स्मॉलर देन दैट ऑफ द लैमिनार फ्लो, बहुत ही कम हो गया, तो ऑब्वियस डेल्टा का वैल्यू तो एकदम से क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसीलिए फर्दर du बाई dy का वैल्यू इस रीजन में क्या हो रहा है, इस रीजन में, को टर्बुलेंट रीजन में बहुत ही कम हो रहा है, जिसके कारण फर्दर आपका क्या हो रहा है, डेल्टा का वैल्यू डेल्टा इन द टर्बुलेंट रीजन फर्दर ग्रो कर रहा है, इसीलिए लगातार ये बढ़ता चला जा रहा है, ये लगातार लैमिनार रीजन में भी बढ़ रहा है, और यहां पे भी du बाई dy इज क्वाइट स्मॉलर देन दैट ऑफ द लैमिनार फ्लो, बिकॉज ऑफ द यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमने पढ़ा था अपने एनालिसिस के लिए, m अगर बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाए तो डेल्टा क्या हो जाएगा, बहुत ही इंक्रीज कर जाएगा, इसीलिए फर्दर टर्बुलेंट फ्लो में आपका इंक्रीज, इसीलिए लगातार ये क्या होता जाता है, इंक्रीज ही करता जाता है, कहीं पे घटने वाला नहीं है। वेलोसिटी बाउंड्री लेयर ग्रो ही करता जाता है, घटता नहीं है, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर थिकनेस। आइए आगे बढ़ते हैं, इसे खत्म करूं मैं ना। अब आगे बढ़ते हैं नियर टू द शियर स्ट्रेस
एट y इज इक्वल टू 0 क्या कहते हैं? सबसे पहले तो इसे टाउ नॉट कहते हैं, याद रख लीजिएगा। पूरे थ्रू आउट द थर्मल कन्वेक्शन, थ्रू आउट द वेलोसिटी बाउंड लेयर यही यूटिलाइज करेंगे हम, टाउ नॉट। टाउ एट y इज इक्वल टू 0 क्या लिखेंगे? म्यू इनटू du बाई dy एट y इज इक्वल टू, एट y इज इक्वल टू 0, एट y इज इक्वल टू 0, दैट वन इज योर। अब आप सोचिए du बाई dy की बात करें अगर हम टर्बुलेंट फ्लो में नियर टू द मैंने कहा कि एक तो लीनियर है एंड ऑलमोस्ट पैरेलल टू द सॉलिड सरफेस। इसका मतलब क्या? पैरेलल टू द सॉलिड सरफेस का मतलब, पैरेलल टू द सॉलिड सरफेस का मतलब आप देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा? बहुत ही लार्जर हो जाएगा, बहुत ही ऑलमोस्ट पैरेलल टू द सॉलिड सरफेस। तो du बाई dy का वैल्यू बहुत ही लार्जर हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं हम? क्या कह सकते हैं? du by dy at y is equal to 0 in turbulent region of flow is quite larger than that of the du, ज्यादा बेटर होगा, quite larger than that of du by dy at y is equal to 0 in laminar flow। जब quite larger है तो what about the shear stress? तो tau naught in the turbulent is again quite, यही लैंग्वेज, quite larger than that of the tau naught in the laminar flow। इसीलिए जनरली आप जब शियर स्ट्रेस, विस्कस शियरिंग स्ट्रेस, फ्रिक्शन ज्यादा हो गया, इसका मतलब टर्बुलेंट फ्लो में फ्रिक्शनल इफेक्ट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। फ्रिक्शनल इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा तो जनरली आपने पढ़ा भी होगा कि टर्बुलेंट फ्लो फ्लूइड मैकेनिक्स में दैट वन इज लाइक अ कर्स, ठीक है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम नहीं चाहते हैं कि टर्बुलेंट फ्लो मेंटेन हो, क्योंकि फ्रिक्शनल इफेक्ट क्या हो जाता है? पावर अगर फ्रिक्शनल इफेक्ट ज्यादा होगा तो सेम डिस्टेंस में मूव कराने के लिए क्या करना होगा? आपको पावर ज्यादा देना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। पंप का पावर वगैरह ज्यादा देना पड़ेगा, ऑलमोस्ट लाइक कर्स इन द फ्लूइड मैकेनिक्स। इसलिए हम नहीं चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि विस्कस शियरिंग स्ट्रेस का वैल्यू ज्यादा हो गया, यानी कि फ्रिक्शनल इफेक्ट का वैल्यू ज्यादा, ठीक है ना। डायरेक्टली ऐसे कर लो, लैंग्वेज अगर नहीं लिखा हुआ है तो, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। दैट वन इज क्वाइट लार्जर दैन दैट ऑफ द लैमिनार फ्लो, ठीक है। क्वाइट लार्जर इसलिए लिखवा रहा हूं कि एक्चुअली ऐसा भी नहीं होता है कि इसके रेस्पेक्ट में ये नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है। तो सिंपली इट विल बी बेटर कि लार्जर लिखते हैं, लार्जर दैन दैट ऑफ द लैमिनार फ्लो, ठीक है, नियर टू द सरफेस, बहुत ही लार्ज हो जाता है, इसीलिए लैंग्वेज लिखवा रहा हूं क्वाइट लार्जर। नहीं इतना भी बहुत ज्यादा नहीं कि ये लैमिनार फ्लो का हम इनसिग्निफिकेंट कर दें, और ना ही बहुत कम, सिंपल लार्जर से काम नहीं चलेगा कि आपका, इसलिए क्वाइट लार्जर एक लैंग्वेज लिखवा रहा हूं, क्वाइट लार्जर देन दैट ऑफ द लैमिनार फ्लो। तो ये भी नहीं, इट विल बी बेटर क्वाइट लार्जर देन दैट ऑफ tau naught इन द लैमिनार फ्लो, ठीक है, ज्यादा बेटर होगा लैंग्वेज में ही लिखना, क्योंकि मैं डबल दे नहीं सकता हूं। डबल का मैथमेटिकली मतलब होता है कि इसके रेस्पेक्ट में ये इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, ठीक है। और सिंगल दे नहीं सकता हूं कि सिंगल देने का मतलब कि हाँ एक कंपैरेबल है, ठीक है ना। मैंने कहा कि ना ही इनसिग्निफिकेंट है ना ही उसके बहुत नजदीक है, तो इसीलिए एक लैंग्वेज लिखवा रहा हूं क्वाइट लार्जर देन दैट ऑफ द लैमिनार फ्लो, ठीक है। तो ये हुआ आपका, इस कारण से टर्बुलेंट फ्लो में क्या हो जाता है आपका विस्कस इफेक्ट, शियरिंग इफेक्ट या फ्रिक्शनल इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करना है, एक लास्ट पॉइंट के डिस्कशन के बाद ये पूरा का पूरा यहाँ पे खत्म। एंड नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट, अगले इसके रिजल्ट के। मैंने कहा कि मैथमेटिकल एनालिसिस, हालांकि इसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत सारे मैथमेटिकल एनालिसिस हैं, लेकिन डायरेक्टली हम इसके रिजल्ट पे चलेंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम।